मैंने ये सब बिंदु लिखित में अपने पास रखे हैं, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय का ये कहना था कि ये तमाम बिंदुओं पर विस्तार में तफसील में बात उत्तर में आए, इसलिए उस बात का लाभ लेते हुए और साथ ही साथ कुछ एक बातों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा चंद एक मिनटों में। लेकिन शायद बिंदु ना रखने के वजह से ये भी हुआ कि बहुत सारे मित्रों की ओर से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई which were contrary to the facts in the bill itself. Some observations which are also self-contradictory. Some observations which were possibly appearing to have been misinterpreted. I don't know whether by design or default or out of ignorance. और कुछ एक, चूंकि अगर मुझे आरंभिक समय में ज़्यादा वक्त मिलता तो मैं वजाहत करता कि मुख्य तौर पर दो प्रावधान थे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। जैसे मनीष जी ने भी कहा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLND 210 2010। बीच में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया एक एग्जीक्यूटिव सब ऑर्डर के तहत, जिसको अब स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जा रहा है। अब इस नए प्रावधान को लाते हुए नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने के बजाय या उनमें परिवर्तन करने के बजाय ये मुनासिब समझा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नया बिल लाया जाए, जिसमें इन सभी प्रावधानों की भी जगह रहे और जो समय के अनुसार जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक उनको एड्रेस भी किया जाए। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है अध्यक्ष जी इस बिल में जो पहले से ही मौजूद था। अब इन दी हेस्ट समटाइम्स टू अपोज द ट्रेजरी बेंचेस हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कुछ एक ऐसे प्रावधान है जिनका हमने विरोध किया जो हमारे ही लाए हुए। अब बार बार ये कहा गया कि आप सरकारी रिएक्टर्स को इंश्योरेंस के कवर में क्यों नहीं लाते। ये सच है, सभी मान्य सदस्यों ने नेहरू जी को श्रेय दिया, हम भी देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो पहला रिएक्टर स्थापित हुआ था इस देश में, उसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कायम हुआ था। साल 1956 का था। देश के प्रधानमंत्री कौन थे आप सब जानते हैं, और उसको इंश्योरेंस कवर में ना रखने का निर्णय लिया गया था। 1956 में प्रधानमंत्री कौन थे, और उसके पीछे शायद ये भाव था कि ये रिसर्च रिएक्टर है, इसको इट इज़ नॉट ए कमर्शियल पर्पस और फॉर पब्लिक यूज। उसके बाद ये कहा गया कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में उस तरह की ऑथराइजेशन नहीं है जैसे होनी चाहिए। मनीष जी ने भी कहा, दूसरे मान्य सदस्यों ने भी कहा। हकीकत यह है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड स्थापित किया सन 1983-84 में। तो प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हमने तो इसको स्टैट्यूटरी बनाया है, बल्कि इसको और मजबूत रुतबा देने का प्रयास किया है। तो यानी इंश्योरेंस की बात भी पंडित जी की समस्या आई, आप ही ने इनकी तारीफ की। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मिसेस गांधी के समय में बना, हमने उसको बल्कि और जो आप कह रहे हैं उसी बात पर अमल करते हुए वी हैव ट्राई टू गिव इट मोर ऑफ ऑथराइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। फिर ये कहा गया कि CLND में जो परिवर्तन आ रहे हैं इसमें कैपिंग क्यों है। अब फिर हम भूल गए कि सन 2010 में जो CLND बिल आया था कैपिंग उसमें थी, और प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने तो उसको रैशनलाइज किया है, वी हैव डन डिफरेंट ग्रेडिंग, अब वो भी आएगा। और फिर ये कहा गया कि व्हाट हैज द साइज ऑफ द रिएक्टर गॉट टू डू। नुकसान ज्यादा है तो भला 3000 की कैपिंग कैसी है?
3,000 की कैपिंग, क्योंकि हो सकता है कि वक्त ना मिला हो माननीय सदस्यों को, हालांकि 2 दिन थे। कैपिंग इज फॉर दी ऑपरेटर। अगर 1,000 करोड़ का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई पूरी की पूरी मिल जाएगी, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेज विल बी न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड, जो सरकार की तरफ से होगा। वो इस बिल में मौजूद है, जो पहले ना था। फिर उसके बाद, सिंस वी आर ऑल्सो सिग्नेटरीज टू दी CSC, which is the Convention of Supplementary Compensation, further compensation would be available through that source. अब ये कहा गया, क्योंकि उसके बाद मैं फिर ठोस बिल पर भी आता हूं, कि जब आपने लायबिलिटीज में संशोधन किया है, सेक्शन 17 CLND, तो आपने A, B और C में ये माना कि B हमने हटा दिया। B था कि सप्लायर को भी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, वो हटा दिया। लेकिन माननीय सदस्यों ने बार बार ये कहा कि ये C वाली बात रखने की क्या औचित्य है, कि C यानी द नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। हम फिर भूल गए, ये तो हम ही ने लाया था सन 2010 में। CLND जो 2010 में पारित किया गया, उसमें सेक्शन 17 A, B और C थी। हम सिर्फ B को रिपील कर रहे हैं, जिसमें के सप्लायर्स को उससे बाहर रखा गया। वो अब आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं वो बता रहा हूं कि जहां जहां वेयर यू हैव मिस्ड रीडिंग योर ओन डॉक्यूमेंट। शुरू में मैंने कोशिश कर रहा हूं कि वो बातें कि जो हमारे ही बिलों के द्वारा लाई हुई है, सन 1962 में, सन 2010 में, और बाकी जहां तक हमारे कमर्शियल रिएक्टर्स हैं, NPCIL पूरी तरह से इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस पूल है थ्रू GIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सौजन्य से काम करता है। तो ये भी कहना दुरुस्त ना होगा कि इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। अब बात आती है कि साहब सरकार को प्राइवेट की क्या जरूरत पड़ गई, सरकार खुद क्यों नहीं कर पा रही। सन 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट था 13,879 करोड़, 13,879 करोड़। आज इस बजट में एटॉमिक, एंड द फिगर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, द फिगर इज 37,483 करोड़, ऑलमोस्ट 170% इंक्रीज इन द लास्ट 10 years। यानी जब ये दुहाई दी जाती है कि सरकार इज नॉट डूइंग इनफ, तो हम शायद अपना आंकड़ा नहीं पढ़ते, और वी आर ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड हेस्ट। अब बात आई है, जो बात सुबह रह गई थी, जहां से वहीं से शुरू करते हैं कि ऐसा निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि अगर हमने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट by 2047, so that we move as close as possible to the goal of use of clean energy sources, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, पेट्रोलियम और फॉसिल प्रोडक्ट्स पर हमारी निर्भरता घटेगी, तो आत्मनिर्भर भारत का भी उसी से लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त होगा। And as I said in the morning, if we have to envisage a global role for ourselves, we have to follow global strategies. The age of silos is over. अगर हम समझें कि हम अलग थलग अलग नीतियां बना करके और फिर भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो शायद होती रही। गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। द स्पेस सेक्टर वॉज ओपनड अप and media fancifully said the space has been unlocked by Modi, and the results are miraculous. 5 years back we were a dismal economy in space. I'm just giving one sentence of the space example.
Today we are $8 billion US dollar. In next 7-8 years, we hope to go up 5 times to 40-45 billion US dollar. The concept of a startup in space sector was unheard of. Today we have close to 300 to 400 space startups, some of them of global potential, some of them millionaire entrepreneurs, and we hope to again go in a very faster pace than ever before. और इसलिए जैसे सुबह भी कहा गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आएगा और बात कही गई हेल्थ की, इस बिल में यह भी कहा गया है कि our nuclear energy escalation, upscaling is being done also to address the health sector, the agriculture sector and the nuclear sector. फिर शायद सुप्रिया जी का कहना था कि रिसर्च को क्यों छोड़ा. ऐसा नहीं है सुप्रिया जी. इस बिल में प्रावधान है, I'll just give you the section also, where we have opened up the research to the private sector, which is of course in acknowledgement of the fact that we have several private sector institutes which are doing excellent research in several science domains. So why not get their benefit even in the atomic energy sector? अब अगर हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस समय हमारे पास 8.9 गीगावाट कैपेसिटी है, वो भी 2014 के मुकाबले में दुगने से अधिक हुई. उस समय हम 4.7 गीगावाट थे और हमारे पास 25 रिएक्टर है, जिसमें से एक अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, एक सदस्य ने ठीक फरमाया कि यूएसए इज 97 गीगावाट with 94 reactors, China is 55 gigawatt with 57 reactors. और हमारी contribution to the overall requirement is just 3%. And of course, our renewable energy will also go up, but it may not be able to serve all the purposes, particularly in an era where we are going to go in a big way for the artificial intelligence, data processes and other things. And therefore, पहले तो ये समझना जरूरी था कि हमें what were the constraints in spite of all this. It is this government actually which in 2015 took the decision of opening the atomic energy sector to joint ventures, albeit joint ventures with public sector units, not with private. उससे पहले तो ये भी नहीं था. एक गोपनीयता के पर्दे में इस तरह से बंद रखा गया था कि हमने अपने साधनों को सीमित कर दिया. We became prisoners of our limited resources. लेकिन अब जब लगा कि एज आई सेड वी हैव टू फॉलो द ग्लोबल स्ट्रेटजीज, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स थी कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, हमारे रिसोर्सेज में बढ़ावा हो, हमारे गेस्टेशनल पीरियड्स रैशनलाइज हों, हमारे कुछ एम्बार्गोज विच कुड बी डन अवे, बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट विच हैज़ बीन वेरी फोर्थकमिंग इन ऑल्सो डूइंग अवे विद सम ऑफ द रूल्स विच हैड लॉस्ट देयर रेलिवेंस with the passage of time. And therefore, as a part of this entire thinking, the entire idea was to bring about an enabling law for an enabling ecosystem without, and underline, without, of course, compromising the security concerns of the nation. और इसलिए इन दोनों बिलों को और रेगुलेटरी बोर्ड के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एक साल तक बड़ी गंभीर मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ. There were series of meetings at different levels, interministerial level, intersecretary level, with the scientific experts, with the industrial leaders, industry leaders, with stakeholders. We tried to understand their concerns, their requirements. And the idea was simply to move on, not to score political points. And I never meant to so. बट चूँकि बार बार कहा गया कि नेहरू जी ने किया और आपने क्या किया, तो मैंने वो बताया कि जो नेहरू जी के किए हुए की ही नुक्ताचीनी की गई. सो विदाउट डिनाइंग व्हाट ही हैज डन, वी आर ओनली, बिल्कुल फाउंडेशन भी उन्होंने रखी, पहला रिएक्टर भी उन्होंने लगाया, उसको इंश्योरेंस में नहीं रखने का काम भी उन्होंने किया. हाँ, हम थे नहीं उस वक्त, जब हम आए तो हमने सजेशन दिया. लेकिन पहले चूंकि इसलिए बिकॉज आई वांट टू कम बैक टू दी नॉन पॉलिटिकल लाइन, इसलिए मैंने कहा पहले पॉलिटिकल स्कोरिंग वाला काम समाप्त हो जाए. अब इस बिल में 10 चैप्टर्स हैं, उसमें मैं सब के टाइटल्स में नहीं जाऊंगा.
लेकिन जो चैप्टर 1 है उसमें न्यूक्लियर डैमेज को, जैसे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि एनवायरनमेंट का क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम द बिल actually finds a mention of the environmental damage and the economic losses as a part of the overall damage definition. And the regulatory scope has also been defined, covering medicine, agriculture, industry, ionizing radiations, because we have come a long way as far as the nuclear medicine is concerned. Supriya ji will bear me out. The Tata Memorial Center in Mumbai is one of the best in the world today. And I am proud to share with this House that very recently, in the last few years, 4 or 5 years, we are among the first to have come out with a nuclear medicine remedy for acute lymphoblastic leukemia for children, which is a kind of a blood cancer for children, and also a nuclear medicine-driven remedy for, or possible remedy for prostatic cancers, which is on the increase with the aging and the long span of India's population that we are seeing these days. आप बात नहीं समझे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन की बात कर रहा हूं। अब ये पॉलिटिकल बात पे आप आ गए, अब उसको भी अपस्केल करने की जरूरत है। या आई एम कमिंग टू दैट। टाटा की भी एक्सपेंशन इसी सरकार ने की। इफ यू वांट टू बी पॉलिटिकल, टुडे वी हैव 11 टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, आउट ऑफ विच 9 आर फंक्शनल। अब आपको 9 फंक्शनल है। बेटे जवाब दोगे और ये बोलेंगे और ये बोलेंगे, आप किसी का जवाब। और न्यूक्लियर ग्रिड हमने स्थापित की है, कैंसर ग्रिड स्थापित की है, जिसमें 300 से अधिक अस्पतालों में किसी न किसी तरह से टाटा मेमोरियल सेंटर की कोई ना कोई कैंसर केयर सुविधा प्रोवाइड की है, वो भी इसी सरकार ने की है। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि उसको भी अपस्केल करना जरूरी है, जैसे दादा कह रहा है, तो कहां से करेंगे? और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के प्रावधान का अध्ययन करने का प्रयास हुआ। अब जहां तक सेक्शन 3(1) है, तो उसमें जैसे आप सब जानते हैं, उसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी कंपनी उसका हिस्सा बन सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर यूनिट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकता है। और सेक्शन 3(2) में अब ये कहा गया, अच्छा एक और बात कही गई कि साहब ये आपने स्पेंट फ्यूल की सही तरीके से रख रखाव नहीं किया। अब शायद हमारे दिमाग से निकल गया है कि स्पेंट फ्यूल का एक प्रावधान कायम है। देयर इज अ SOP for some time it is kept within the reactor, then afterwards about close to the reactor, which is called away from reactor, it is put about 10 meters deep for 30-40 years. And during the construction of the plant also, जब नया प्लांट होता है, जो सेफ्टी की बात की गई, हर 3 महीने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो हर 6 महीने बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, इवन व्हेन इट बिकम्स फंक्शनल। फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी भी सुपरविजन रहती है। अब ये SOP कौन बना गया? आपको जानकर अच्छा लगेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के एक्ट में। अब आप कह रहे हैं इसमें गलती निकाल रहे हैं। ये वही SOP है जो 1962 की चल रही है, इस बिल में नई नहीं लाई गई। इन योर हेस्ट possibly to oppose the bill, आपने इसको किया। The same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister. अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा, वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है।
The source material and fissile material in any form produced within India or imported shall remain under the surveillance and control of the central government. वो भी है. Spent fuel, जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज. चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी. द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल. इसी तरह के यहां तक कि हैवी वाटर, अब हैवी वाटर कोई एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, इट इज सिंपली DTO. जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा कि पानी को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O. ये है DTO, डेट्रॉइड ऑक्साइड. सो इससे थोड़ा सा वो न्यूट्रॉन का एलिमेंट बदलता है उसमें, और उस ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा देर ये कूलेंट का काम कर सकता है, तो इट इज़ प्रेफर्ड. उस पर भी हमने प्राइवेट पार्टी को उसकी जिम्मेवारी से बाहर रखा है. हैवी वाटर ऑल्सो विल बी हैंडल्ड ओनली एंड ओनली बाई दी गवर्नमेंट. अब क्योंकि इसलिए कि कहीं उसका कोई गलत मिसयूज करने का प्रयास ना करे. सेक्शन 9 है of the bill allows for a person to carry out research, development, design and innovation. It is there. And Section 7 of Chapter 2, grant of license for central government, rejection for security safety reasons, same security reasons which were there in the 1962 bill brought by the then government. You're not changing it. So I don't know why it is being objected to, because it has been lost sight that it is their bill. We have just added on or made some suitable provisions which are relevant to the contemporary times. Yes, financial, technical management and other organization committees also will be there. Then the Chapter 2, Sector 4 also refers to, Chapter 2, Section 4 refers to the medicine, industry, agriculture uses. So we have rather put it on record that this, I think India has created a model of the use of atomic energy for the purpose of creating ease of living in different sectors, for infrastructure use, in food industry, in health. That's why in the morning we said, now the moment has arrived to vindicate what Homi Baba declared to the world, our nuclear program dedicated to peaceful purposes. In Chapter 3 of Section 10, the duties of the licensee have been very clearly defined. जो आप कहते हैं कि वो भी शंका के दायरे में है. Number 1, he will operate strictly as per the guidelines laid down in the 1962 bill of the then government. वो तो आपको मंजूर होना चाहिए अगर रह गया था. Must comply with the regulatory documents, maintain accounts, inspection reports, etc. ये पहले भी लागू होते थे, लेकिन सरकारी दायरे में रिएक्टर स्थापित किया जाता. फर्क सिर्फ इतना है, अब प्राइवेट दायरे में हो रहा है. रेगुलेशंस वही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स वही हैं जो 1962 में नेहरू जी छोड़ गए थे. Number 3, must maintain financial security for decommissioning, waste disposal, compensation of non-nuclear. अब आया liability of nuclear damage. Liability of nuclear damage in installation or transport. वो तो अब नेहरू जी बता सकते हैं. बहरहाल liability of nuclear damage in installation or in transport. Another, जब तक ऐसा नहीं है कि सप्लायर, सरकार को बाधा ये आ रही थी, and all the members across the party lines will appreciate that the collaborators had reservations in coming forward. अब ये कहा गया कि 2010 में अरुण जेटली जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन आप ही ने कहा कि वक्त बदल गया.
जब मैं बात करता हूं आपकी बात को नकारता हूं, कहते हैं वक्त बदल गया। जब मैं कहता हूं तो वक्त नहीं बदला। तो वक्त तो सबके साथ बदल रहा है। 2010 और 25 के बीच में द टेक्नोलॉजी हैज चेंज। नो प्लीज, आई एम स्पीकिंग स्ट्रिक्टली ऑन साइंटिफिक रैशनल, you can contradict me. The technology has changed. We are into big way to small modular reactors, which was unheard of in 2010. And this budget in its nuclear energy mission has laid down 2-3 important points. One, allowing private sector. 2, 100 gigawatt. Third, small modular reactors, which will be beneficial for our dense areas, which will be beneficial for upscaling our energy source of clean energy, and which are usually considered to be below the strength of 200 to 300 megawatt. And we have already laid down for ourselves the target of producing at least 5 small modular reactors by the year 2033. The safeguards have changed. The risk of any catastrophe happening, which of course is unlikely in any case, has also now undergone a change. So in a changed scenario, this bill is coming. This bill is coming simply because the scenario has changed. ऐसा नहीं है कि उस वक्त क्या कहा। अब फिर तो मैं कहूँगा साहब, नेहरू जी उस वक्त क्यों लिख गए कि ये पाबंदियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैंने फला प्राइवेट कंपनी को लाना था, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी। No, but we have retained what is relevant today. We have tried to introduce what is relevant in the changed context and also try to slightly modify. Agar now, no, I'm not yielding. Let me finish. Now, इसमें ऑपरेटर को चल ये कहता है इसके बाद आप वकील साहब माननीय वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी आप हाई कोर्ट में हो, इसलिए नहीं क्यों नहीं मंत्री महोदय, आपको मैं आज फिर बोल रहा हूँ, सभी माननीय मंत्री महोदय को बोल रहा हूँ, आप कभी भी स्पीकर के डायरेक्शन देने की आदत मत बनाओ। जी आप कैसे बोल रहे हो कि बोलो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय मंत्री महोदय के। एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय के बाद आपका क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। माननीय मंत्री महोदय के बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा, अभी नहीं करूंगा। 9 माननीय मंत्री जी, मैं करूंगा आपको 9 मैं अलाउ करूंगा, मैंने कह दिया। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके नहीं आए उपनेता, बीच में कभी भी डिबेट के बीच में किसी को नो नहीं होगा। पहले माननीय मंत्री जी का जवाब होगा, उसके बाद क्लियरफिकेशन अलाउ करूंगा। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है तो दे दी है माननीय मंत्री महोदय। जहां तक सप्लायर का ताल्लुक है, अगर एक्सपोर्टर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, अगर ऑपरेटर अपने स्तर पर कोई एग्रीमेंट करता है सप्लायर के साथ, वो भी लिखित में, तो वो अपने उसको निपटता रहेगा। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक रहेगा, हमारी डीलिंग केवल और केवल एक्सपोर्टर के साथ रहेगी। उससे बहुत सारी शंकाएं जो सप्लायर्स के मन में हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ऑफ कोर्स विद द नेसेसरी सेफगार्ड्स करूंगा इनके जवाब के बाद। एंड और उसमें भी कुछ एक और प्रावधान लाए गए हैं कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कहीं कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी एक्सपोर्टर पर होगी। अगर कंसाइनमेंट दी जाती है तो जिसने दी है उसका होगा तब तक जबकि उसने दूसरी पार्टी से कोई रिटर्न में ना लिया हो। आप भी खड़े हो जाते हो। कुछ एक ऐसे माननीय मंत्री जी, कुछ एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां लायबिलिटी नहीं होगी। अब now what I am going to say is you will appreciate with what grade of sensitivity and depth this has been studied and worked out. We have exempted operator also from liability under certain conditions where he would not be obviously responsible. Like for example, suppose a natural calamity happens, भूचाल आया, इमारत उड़ गई, तो we will not expect him. We have been fair to
each stakeholder. So this is actually a stakeholder-friendly bill with all the security concerns very much in place as they were earlier, sometimes even more stringent, from the very fact that Atomic Energy Regulatory Board, which was formed during Mrs. Indira Gandhi's time, was formed by simply an executive order. We are today giving it a statutory stature by including it in this act. दूसरा, अगर कहीं इंस्टॉलेशन या उसकी प्रॉपर्टी की साइट पर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी जिम्मेवारी उस पर नहीं होगी। अब ये CL&D का इन्होंने कहा कि साहब आपने कैपिंग कर दी 3000 करोड़, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 3000 करोड़ थोड़ी हो सकती है भी नहीं, बिकॉज दिस बिल हैज बीन ओनली हाफ रेड बाय सम ऑफ द फ्रेंड्स। 3000 करोड़ नहीं है, वी हैव रैशनलाइज्ड इट। पहले क्या था सर, फ्लैट रेट था 15,000, अब हमने रैशनलाइज किया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आए हैं, वी डोंट वांट टू डिस्करेज देम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 150 मेगावाट का लगाता है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी 300 करोड़, अगर कोई 750 लगाता है तो 150। सो वी आर गिविंग डिफरेंट लेवल्स सो दैट वी ऑल्सो डोंट डिस्करेज द स्मॉल इन्वेस्टर। अब कोई छोटा रिएक्टर लगाना चाहता है उसके ऊपर देना, लेकिन अगर डैमेज, अगर ये आप बात ध्यान से सुने, अगर डैमेज 3000 से ज्यादा होता है, 3000 करोड़ से ज्यादा होता है, तो जिसका डैमेज हुआ है उसकी भरपाई पूरी होगी। यस, ओनली द एक्सपोर्टर will be liable to pay that much, because that may be beyond his, the operator will be liable to pay that much because that may be beyond his capacity. Then the government is putting in place what is going to be called as a nuclear liability fund, which would be, pooled through tariffs, etc. And of course, when the rules are framed, we will also work out that in detail. The government will compensate for that. And once that also crosses certain margin, which is drawn by special drawing rights, as was mentioned by Munishji. So after we cross that limit, then we become part of the benefit of the CSC, the compensation for supply for compensation, convention for supply. वो तो आप कल कहेंगे कि इंश्योरेंस वाला भी पब्लिक का ही भरपाई दे रहा है। वो आप इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हैं दूसरे के टैक्स में से, है वो ठीक है आपके लिए। We are following the norms of the constitution which are already there in place. We are not violating any of the existing norms of the constitution. हम सिर्फ संविधान हाथ में उठा करके नहीं चलते, हम उस पर अमल करते। अब मैं थोड़ा ही समय और लूंगा सर। अब आप कह रहे हैं कि सप्लायर को क्यों हटाया गया। वेरी सीरियस थॉट हैज बीन गिवन एंड उसमें इसलिए कि अभी एडवांस सेफ्टी मेजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर द न्यू रिएक्टर्स। अब जब नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे, डेंस पॉपुलेशन में लगेंगे, घनी बस्ती में लगेंगे, फैक्ट्री एरिया में लगेंगे। दे वर ऑलरेडी हैविंग ऑल दो सेफगार्ड्स इन प्लेस। देन देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, provision in the act for the inspection of the site, and provision in the act for the safety requirements to be followed by the regulator. अब इसके अलावा जो एक्ट में नहीं था, जो आपको जान करके खुशी भी होगी कि we have improved upon certain provisions of the 1962 Act of the Nehru government. हमने एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल भी गठित किया है। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल जो 1962 के एक्ट में जो नहीं था, उसमें भी क्या इंप्रूवमेंट की गई। एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल काउंसिल विल बी फॉर रिड्रेसल ऑफ सम ऑफ द डिस्प्यूट्स विदाउट हैविंग टू गो टू द कोर्ट एंड गो थ्रू ऑल दैट हार्डशिप। एंड अभी किसी ने आपत्ति की कि साहब ये क्लेम कमीशन कहाँ से आ गया, क्लेम कमीशन कहाँ से आ गया, ये कौन होता है क्लेम। सम ऑफ द मेंबर्स वर रेजिंग क्वेश्चन। ये पीछे से आया है, कांग्रेस की सरकार से आया है। और उसके बाद CL&D में वहां भी क्लेम कमिश्नर था
और ये था कि क्लेम कमीशन जो है उसके मेंबर्स रहेंगे, चेयरपर्सन, जब, लेकिन वो तब है जब कोई हादसा हो। आमतौर से इसकी संभावना बहुत कम है और शायद हो भी ना। पहले आपने जो एटॉमिक एनर्जी का एक्ट लाया सन 1962 में नेहरू सरकार ने, उसमें सेक्शन 70 और 71 अब इसमें ऐड किए गए। अर्लियर ऑल द ऑफेंसेस वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी किसी से कोई टाइपिंग एरर भी हो जाए तो उसको जेल खाने डाल दो। अब वक्त बदल चुका है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन है। सो वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर मॉनिटरी पेनल्टीज एंड ट्राई टू डीक्रिमिनलाइज। बाकी वैसा ही है जैसे पहले था। उसमें आपने लिखा था कि अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अनक्लीन ऑपरेशन। ये नेहरू जी लिख कर गए, वो वहीं कायम है। फिर लिखा था 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अनऑथोराइज यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी वही है। यानी आप उस चीज को विरोध कर रहे हैं जो आप ही ने लिखा है। हमने तो उसमें बेहतरी लाई है, एंड वी हैव गिवन इट अ ग्लोबल फॉर्मेट एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग इट। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि तो सन 2047 तक, व्हेन वी एनविसाज दैट at least 70-80% of our energy source would be from the non-fossil sources, from the renewable energy sources, from the nuclear energy sources. And nuclear energy, as I said, will be the more reliable source of energy at that time for the increasing requirements. And the small modular reactors, which we have already undertaken, this government has already earmarked 20,000 crore exclusively for the small modular reactors. And we are also taking this is a part of a whole ecosystem that is being built up in science and technology, including the 1 lakh crore of research and development innovation fund, which has been made available to catalyze the private sector. पहली बार शायद कभी सरकार की ओर से private sector को, because we also realize that private sector also will have to gear up itself for these new openings, new avenues. और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम भारत की जो तीव्र गति से यात्रा में एक रफ्तार आई है और इसकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर टुडे, शी beckons others to follow her, and she beckons others to follow her. I think it should give as much delight and pride to this side as much to that side. And from that point of view, from that noble thought, this bill is being brought in this house. Thank you. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.